वेलकम टू योर ओन चैनल रोड टू हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में जो मैं BA हिस्ट्री ऑनर्स का एक सीरीज चला रहा हूँ, उसी कड़ी में जो सोर्सेस पर मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में है। आज हम बात करेंगे लिटरेरी सोर्सेस के बारे में कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेरी सोर्सेस एंड हाउ इट हेल्प्स अस और हाउ इट विल हेल्प अस in reconstructing the history of ancient India. First of all, we can say that the literary sources can be divided in two parts: the religious work or religious texts, and the second one, non-religious text. मतलब हम जो साहित्यिक स्रोत हैं जिससे हम इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उनका भी एक महत्वपूर्ण रोल है हमारे इतिहास को बनाने में, इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने में, उसको समझने में। इनको हम दो भागों में बांट कर देख सकते हैं, एक धार्मिक साहित्यिक ग्रंथ और दूसरे अधार्मिक या धर्मेतर साहित्यिक ग्रंथ। तो इस तरह से हम इसको दो भागों में बांट कर देखेंगे। सर्वप्रथम अगर हम धार्मिक ग्रंथ की बात करें तो धार्मिक ग्रंथ को भी हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक जो वैष्णव या हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं वो एक अलग कैटेगरी है, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर हैं या बुद्धिस्ट जो ग्रंथ हैं उनको एक अलग कैटेगरी में रखेंगे, और जो जैन टेक्स्ट हैं उनको हम अलग कैटेगरी में रखेंगे। सर्वप्रथम अगर हम हिंदू टेक्स्ट की बात करें, स्क्रिप्चर की बात करें, तो जो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है या सबसे प्राचीन माना गया है वो चार वेदाज हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब हम इन चारों वेदों पर थोड़ी अगर चर्चा करें तो हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है, खास करके उस पीरियड की आर्यंस की जो सामाजिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, जो धार्मिक स्थिति थी, फिर उनकी जो राजनीतिक की व्यवस्था थी उसके बारे में। इसके अलावा जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन है आर्यों का, उसके बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। अगर एग्जाम्पल के रूप में हम कहें तो जैसे ऋग्वेदा में सप्त सैंधव शब्द आया है, इससे पता चलता है कि जो 7 नदियों का क्षेत्र माना जाता था प्राचीन काल में, वहाँ उनका विस्तार हो चुका था। हिमवंतः की चर्चा हुई है, फिर सिंधु नदी की चर्चा हुई है, गंगा की भी एक बार चर्चा है। तो इस तरह से इस चर्चा के आधार पर, नदियों के आधार पर हम उनके भौगोलिक विस्तार के बारे में जान सकते हैं। अब अगर हम बात करें सर्वप्रथम ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद है क्या? सबसे प्राचीन वेद है जिसमें अर्ली वैदिक पीरियड के जो आर्य हैं उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। ये 10 मंडल में बटा हुआ है, जिसको हम अगर आधुनिक संबंध में सोचें या कहें तो अध्याय हम कह सकते हैं। ये 10 मंडल में बटा हुआ है और इसमें 1028 हाइम्स हैं। अब ये जो 10 मंडल हैं, इसमें जो माना गया है कि दूसरा से लेकर 7वां मंडल जो है वो एक फैमिली बुक है, और वो एक टाइम में उसको लिखा गया है, किसी एक परिवार के द्वारा एक ही टाइम में लिखा गया है। माना ये भी जाता है कि जो पहला मंडल है और 10वां मंडल है वो सबसे बाद में जोड़ा गया। अगर हम फर्स्ट मंडल की बात करें तो इसमें 191 हाइम्स हैं और इसको 15 पार्ट में बांटा गया है। सेकंड मंडल में 113 हाइम्स हैं और इसको लिखने वाली जो फैमिली थी या जो व्यक्ति थे वो गुप्तसमद भार्गव ने इसकी रचना की है। अब अगर हम जो इसका तीसरा मंडल है, थर्ड मंडल है, उसके बारे में बात करें तो उसमें 62 टोटल हाइम्स हैं, जिसमें 60 विश्वामित्र कौशिक के द्वारा, और जो 2 बच जाते हैं 36 और 62, ये 2 जो है वो घोर के द्वारा और जमदग्नि के द्वारा लिखा गया है। तो मतलब इसको क्लियर समझ लें कि जो टोटल 62 हाइम्स हैं इसमें थर्ड चैप्टर में, उसमें 60 जो है सो एक फैमिली के द्वारा लिखा गया है, विश्वामित्र कौशिक के द्वारा, और 36वां और 62वां जो है वो घोर के द्वारा और जमदग्नि के द्वारा लिखा गया है।
अब अगर हम फोर्थ मंडल की बात करें, फोर्थ चैप्टर की बात करें, तो उसमें 58 टोटल हाइम्स हैं, जिसमें से 55 जो है वो किसी और के द्वारा, और 3 जो है वो 3 राजाओं के द्वारा लिखे गए। ये 55 जो है वो वामदेव अंगिरस के द्वारा लिखी गई है, और जो 3 हैं उस समय के 3 विख्यात राजा हुआ करते थे, त्रसदस्यु, पुरुमीठ और अजमीठ। पुरुमीठ और अजमीठ, ये 3 लोगों ने 3 इसके श्लोकों की रचना की है। अब अगला 5th जो मंडल है उसमें 87 जो है वो 60 लोगों के द्वारा लिखा गया है। इसके में जो 3 लोग हैं वो अत्रि परिवार से संबंधित नहीं रखते हैं। अत्रि परिवार उस समय था तो मैक्सिमम जो है सो अत्रि परिवार से लिखा गया है, लेकिन 3 लोग ऐसे हैं जो अत्रि परिवार से उनका कोई संबंध नहीं था। अब अगर हम उसके बाद के जो मंडल है, 6ठा मंडल, उसकी बात करें तो उसमें 75 हाइम्स हैं, और वो सारे जो लिखे गए हैं वो भारद्वाज अंगिरस का परिवार है उसके द्वारा लिखे गए हैं। 7th मंडल जो है वो वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है, 104 उसमें हाइम्स है। अब ये वशिष्ठ जो रामायण में जो चर्चित हैं वो हैं या कोई और हैं, ये कुछ क्लियर नहीं पता चलता है, लेकिन इनको लिखने वाले जो हैं वो वशिष्ठ हैं। इसका जो 8वां मंडल है उसमें 56 हैं हाइम्स, और वो कण्व परिवार के द्वारा उसके 56 हाइम्स लिखे गए हैं। उसमें जो दूसरे 26 हाइम्स है वो अंगिरस परिवार के द्वारा लिखे गए हैं, और उसके अलावा जो बचते हैं 21 हाइम्स वो अन्य लोगों के द्वारा लिखे गए हैं। तो 56 जो है वो कण्व परिवार के द्वारा, 26 अंगिरस के द्वारा और 21 अन्य के द्वारा लिखे गए हैं, जो 8वां मंडल है। 9वां मंडल जो है वो एक्सक्लूसिवली सोम देवता से संबंधित है, जिसमें 114 हाइम्स हैं। जो इसका 10वां मंडल है उसमें भी 191 हाइम्स है। इस आधार पर कहा जाता है कि जो पहला मंडल है उसमें भी 191, 10वां है उसमें भी 191, तो शायद ये दोनों एक ही टाइम में ऋग्वेद में जोड़े गए हों। इस 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की चर्चा की है, कैसे वर्णों की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से जो 4 वर्ण उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का, ब्रह्मा के भुजाओं से क्षत्रिय का, ब्रह्मा के बेली से वैश्यों का, और ब्रह्मा के पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है, इसकी चर्चा भी इसी में की गई है। तो इस प्रकार ऋग्वेद में अलग अलग फैमिली ने, अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग महात्माओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, और बेसिकली इट इज अ प्रेयर बुक, ये प्रार्थना ग्रंथ है। विभिन्न देवी देवताओं के लिए इसमें प्रार्थना लिखी गई है। अब अगर हम साम वेद की बार चर्चा करें तो साम वेद में माना यह गया है कि इसके जितने भी हाइम्स हैं वो मैक्सिमम ऋग्वेद से लिए गए हैं, 75 सिर्फ नए जोड़े गए हैं। तो ये इसलिए लिए गए, या शायद रिदमिक वे में उनको लिखने के लिए फिर से लिखा गया, नहीं तो ज़रूरत क्या थी फिर से उसको जो ऋग्वेद में था ही उसको सामवेद में लिखने की क्या ज़रूरत थी। तो माना यह जाता है कि सामवेद से ही भारत में संगीत की उत्पत्ति हुई है, और उन छंदों को, उन हाइम्स को जो ऋग्वेद में थे उनको संगीतमय बनाने के लिए, एक लयात्मक रूप देने के लिए फिर से शायद उसको सामवेद में लिखा गया है। अब यजुर्वेद की हम बात करें तो यजुर्वेद में भी 40 चैप्टर या 40 मंडल हैं, और इसका जो अंतिम चैप्टर है वही बाद में ईश उपनिषद बना, या ईश उपनिषद के नाम से हम जानते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद में भी 20 चैप्टर है। इस वेद को पहले आर्यन वार्यन नहीं माना जाता था, इसको नॉन आर्यन माना जाता था, इसीलिए पहले वेदत्रयी शब्द का कंसेप्ट था, बाद में चतुर्वेदा का कंसेप्ट आया, बाद में आर्यों ने इसे अपना लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो 4 वेदा हम माने जाने लगे। अब ये जो वेदा है अथर्ववेद, इसमें मगध की भी चर्चा है, अंग की भी चर्चा है, औषधि विज्ञान की भी चर्चा है, और इसमें टोटल 731
मंत्राज या हाइम्स हैं। तो इस प्रकार से चारों वेद जो हैं वो प्राचीन भारत के इतिहास को या आर्य के पीरियड के इतिहास को जानने में एक महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। अब बाद में ये माना जाने लगा कि ये वेद जो हैं वो सेक्रेड हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लेकिन मनुष्य परिस्थितियों के हिसाब से, समय के हिसाब से अपने विचारों को बदलता है, कुछ नए विचार लेकर आता है। लेकिन अब इसमें तो कुछ हो नहीं सकता था, इसमें कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता था। तो दूसरे ग्रंथ है जिनको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, और ये ब्राह्मण ग्रंथ जो है हर वेदास के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो माना ये जाता है कि ये वेदों के एक तरह से एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है। अगर हम कहें तो जो ऋग्वेदा है उसके दो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। इन दोनों ब्राह्मणों में ऋग्वेद के जो हाइम्स हैं उनकी बृहत व्याख्या की गई है। फिर सामवेद जो है, सामवेद के लिए भी एक ब्राह्मण ग्रंथ आया जिसको छांदोग्य ब्राह्मण कहते हैं। बाद में हम देखेंगे कि छांदोग्य उपनिषद भी है। फिर यजुर्वेद, यजुर्वेद के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ आया उसको शतपथ ब्राह्मण कहते हैं, और अथर्ववेद के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ आया उसको गोपथ ब्राह्मण कहते हैं। इसी प्रकार जब हम वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हर वेद के लिए अलग अलग पुरोहित भी हुआ करते थे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम उसकी ज़रूरत यहाँ नहीं है। तो फिलहाल हम ये मानकर चलते हैं कि जो जब वेदों को सेक्रेड मान लिया गया तो उनकी व्याख्या के लिए और आगे कुछ अपने विचारों को देने के लिए उस समय के जो संत महात्मा थे उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद अरण्यक का विकास हुआ, क्योंकि फिर बाद में मान लिया गया कि ब्राह्मण भी जो है वो सेक्रेड है, उसमें भी कोई बहुत बदलाव नहीं हो सकता। तो फिर अरण्यक की रचना हुई। अरण्य से बना है अरण्यक। अरण्य का मतलब होता है वन। तो जो ऋषि महात्मा वन में रहते थे उन्होंने अरण्यक की रचना की, और यह भी देखा गया कि पहली बार अरण्यक में एक फिलॉसफिकल बातें करने की बात शुरू हुई, एक शुरुआत हुई फिलॉसफिकल बातों को लिखने की। और वही जो शुरुआत है बाद में उपनिषद में वो अपने एपेक्स पर जाता है, कल्मिनेशन पर जाता है, और उपनिषद में हम एक फिलॉसफिकल बात को देखते हैं। जो उपनिषद है, टोटल उपनिषद जो है वो 108 हैं, लेकिन वो उपलब्ध नहीं है सारे उपनिषद, वो लॉस्ट हो गए हैं। जो हमारे पास उपनिषद हैं वो 18 बचे हुए हैं, जिनमें देखा ये गया कि पहली बार ये माना गया कि जो वैदिक पीरियड में यज्ञ पर, सैक्रिफाइसेस पर बहुत बल दिया गया था, उपनिषद में उस पर बल नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उपनिषद में आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, इन सब चीज़ों की बातें की गई। अगर हम उपनिषदों की बात करें तो उपनिषद जो है वो लास्ट वैदिक लिटरेचर है, जिससे हमको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं, और उसको वेदांत भी कहा जाता है। पहले ही मैं बता चुका कि 108 उपनिषद हैं, जिसमें 18 ही अब उपलब्ध हैं। जैसे सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से हमको प्राप्त होता है। वसुधैव कुटुंबकम, इसकी जानकारी हमको महाउपनिषद से मिलती है। इसी तरह से कठ उपनिषद में विष्णु की चर्चा है। फिर श्वेताश्वतर उपनिषद में रुद्र की चर्चा है, और जो मैत्रायणी उपनिषद है उसमें त्रिमूर्ति और 4 आश्रमों की चर्चा है। इसका मतलब है कि त्रिमूर्ति की चर्चा करने का मतलब है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कंसेप्ट है वो व्यवहार में आने लगा था। तो ये उपनिषद भी बड़े महत्वपूर्ण सोर्स हैं हमारे इतिहास को जानने के लिए, प्राचीन इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणों में भी हमें बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध है पुराणों से। जैसे मौर्य साम्राज्य के जो पहले 3 राजा थे और अंतिम राजा बृहद्रथ है, इसके बारे में हमको जानकारी पुराणों से प्राप्त होती है। तो ये हमारे जो वैदिक लिटरेचर हैं या हिंदू लिटरेचर हैं, उनसे हम प्राचीन भारत के इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि वर्ण आश्रम की उत्पत्ति या जो भौगोलिक विस्तार था आर्यंस का,
उनके बारे में हम जानकारी, विभिन्न नदियों के बारे में जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, धार्मिक स्थिति के बारे में, राजनीतिक स्थिति के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में कि औरतों की क्या स्थिति थी, फिर सभा और समिति का क्या रोल था। ये सारी जानकारी हमको वैदिक लिटरेचर से प्राप्त होती है। इसके बारे में विशेष चर्चा हम करेंगे जब हम वैदिक पीरियड पर वीडियो बनाएंगे और आप लोग को उपलब्ध कराएंगे, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। अब अगर हम इनके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है बौद्ध लिटरेचर, उस पर बात करें तो हम देखते हैं कि बौद्ध लिटरेचर से जो संबंधित सबसे महत्वपूर्ण लिटरेचर है वो है त्रिपिटक, अर्थात 3 पेटियां। अगर शाब्दिक भाषा में हम कहें तो 3 पेटियां, लेकिन ये 3 ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक जो है उसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की चर्चा है, उसके बारे में बताया गया है। विनय पिटक जो है वो मॉन्क मोनास्ट्री में कैसे रहेंगे, क्या उनका अनुशासन होगा, क्या नियम होगा, इन सब चीज़ों की चर्चा जो है वो विनय पिटक में की गई है। और जो अभिधम्म पिटक है वो फिलॉसफिकल टेक्स्ट है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ फिलॉसफिकल टेक्स्ट है, जो बौद्ध धर्म का दर्शन है उसकी बातें अभिधम्म पिटक में कही गई है। इसके अलावा दीपवंश, महावंश जो है उसमें बौद्ध धर्म के अलावा हमको श्रीलंका के बारे में जानकारी मिलती है। फिर दिव्यावदाना, अशोकावदाना, इससे हमको अशोकावदाना से अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जो है सो बड़े महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। फिर अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय से हमको 16 महाजन पदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर मिलिंद पन्नो, मिलिंद पन्नो में जो है सो वो मिलिंद जो मिनांडर था उसकी जो वार्ता होती है बौद्ध भिक्षु से, और जो उसके प्रश्न होते हैं, और उसी में हमको ये भी जानकारी मिलती है कि कैसे बौद्ध धर्म में जो आत्मा का कंसेप्ट नहीं था लेकिन फिर भी पुनर्जन्म का कंसेप्ट था, उस पर इसमें बताया गया कि कैसे जब एक लहर खत्म होती है तो दूसरी लहर शुरू होती है और इसी प्रकार से पुनर्जन्म होता है। ये बातें हमको उसमें बताई गई है। अब अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म जो है उसमें अचरांग सूत्र है, वो जैन भिक्षुओं के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद नया धम्म कहा, महावीर के जो शिक्षाएं हैं उसके बारे में नया धम्म कहा में उसको कंपाइल किया गया है, उसको कहा गया है। फिर भद्रबाहु चरित जो है उससे हमको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है कि किस तरह से वो जैन धर्म को अपनाया और किस तरह से श्रावण बेल गुल गया और वहाँ वो किस तरह से काया क्लेश करता है, इन सब की जानकारी हमको इससे मिलती है। तो ये धार्मिक ग्रंथ हुए। धार्मिक ग्रंथ के अलावे भी बहुत सारे अधार्मिक या धर्मेतर ग्रंथ हैं जो हमको इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने में बहुत मदद देते हैं। उनकी उस श्रेणी में अगर हम बात करें तो अष्टाध्यायी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है पाणिनि की, जिसमें हमको पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी के बाद अगर हम बात करें तो मौर्य वंश से पहले के जो भी राजा हुए हैं उनके बारे में भी हमको अष्टाध्यायी से जानकारी प्राप्त होती है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सहित सागर और क्षेमेंद्र की जो बृहत कथा मंजरी है, ये बड़े इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं जो हमको मौर्य काल के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। फिर कामांदक का नीति शास्त्र, कामांदक की जो नीति शास्त्र है जिसकी रचना करीब करीब 400 AD के आसपास हुई थी, जो गुप्त वंश की जो राजनीति है, जो प्रशासन है, जो राजतंत्र है, उसके बारे में हमको जानकारी देता है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है सोमदेव सूरी की नीति वाक्यामृत। नीति वाक्यामृत जो है वो जिस तरह से कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को लिखा था उसी शैली में लिखी गई है, और ये भी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमको जानकारी देती है। अब जो ये अधार्मिक ग्रंथ है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन वो इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्राफ्ट, प्रशासनिक व्यवस्था पर लिखी गई बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसको चाणक्य या कौटिल्य ने लिखा। हालांकि इस पर विवाद है। ट्रॉटमैन एक हिस्टोरियन है, उनका मानना है कि ये किसी एक पीरियड में लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसके 3 पार्ट हैं। इसका जो पहला खंड है वो
मौर्य पीरियड में लिखा गया, दूसरा खंड उसके बाद में लिखा गया, और जो तीसरा खंड है वो 150 AD के आसपास विष्णुगुप्त ने उसको पूरा किया है। और ऐसा वो जो डिफरेंट कंजंक्शंस यूज किए गए हैं इस ग्रंथ में, उन कंजंक्शंस की तुलना करके उसको डिफ्रेंशिएट करके वो इस तरह का कंक्लूजन निकालते हैं। बात जो भी हो, लेकिन अर्थशास्त्र जो है वो एक राजनीति पर बहुत ही मुकम्मल ग्रंथ है, और जिसमें मौर्यों के बारे में नहीं बताया गया है, ना ही मगध के बारे में बताया गया है। यह एक जनरल इंस्ट्रक्शन कौटिल्य के द्वारा दिया गया है। जो भी राजा होंगे उनको ये इंस्ट्रक्शन मानने की बात की गई है। क्या टैक्सेशन सिस्टम होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, इन सारी चीज़ों की चर्चा इसमें की गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण ही ग्रंथ है और धार्मिक ग्रंथ जो हमारे इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट किताबों की, तो कालिदास के जो कुछ ग्रंथ हैं, कालिदास के जो कुछ नाटक हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट राजनीतिक जानकारी या दूसरी जानकारी हमको देते हैं। जैसे मालविका अग्निपुत्र के बारे में हमको जानकारी, जो उस ग्रंथ से हमको जानकारी मिलती है, वो शुंग वंश के बारे में हमको जानकारी मिलती है। फिर रघुवंश जो उनकी रचना है, उसमें रघुवंश में रघु जो है वो समुद्रगुप्त से को इंडिकेट करता है, और समुद्रगुप्त के बारे में जो हमको जानकारी प्राप्त होती है वो रघुवंश से प्राप्त होती है। उसी तरह से गुप्त काल में आर्यभट्ट ने ग्रंथ लिखा, बराहमीर ने ग्रंथ लिखे हैं, तो उन लोगों ने साइंस पर या मैथमेटिक्स पर बहुत सारी जानकारी हमको उपलब्ध होती है उनके ग्रंथों से। सौरमंडल के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से जो दूसरे क्षेत्र हैं उसके बारे में भी उस समय के जो राइटर थे, जो अलग अलग क्षेत्र में लिख रहे थे, उससे हमको जानकारी प्राप्त होती है। फिर इसके अलावा कथा सरित सागर, बृहद कथा मंजरी, इससे हमको विक्रमादित्य के बारे में जानकारी मिलती है। फिर शूद्रक की मृच्छकटिकम, दंडी का 10 कुमार चरितम, ये सब जो ग्रंथ हैं, तो इससे हमको उस समय के जो सामाजिक स्थिति थी, सामान्य जन की जो स्थिति थी, सामान्य जन का वर्णन इनमें किया गया है। तो इससे हमको सामान्य जनों के बारे में जानकारी मिलती है। फिर जो कालिदास की रचनाएं हैं उसमें 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया है, संस्कृत का भी और आम बोलचाल की जो भाषा थी, प्राकृत भाषा थी, उसका प्रयोग किया गया है। जो उच्च वर्ग था वो संस्कृत बोलता था, और जो निम्न वर्ग है, महिलाएं हैं, वो प्राकृत बोलती थी। इससे एक ये चीज़ हम डिराइव कर सकते हैं कि देयर वाज अ क्लास डिवीजन, और ये भी कह सकते हैं कि शायद संस्कृत उच्च वर्ग के लोग ही पढ़ते थे, निम्न वर्ग या तो नहीं पढ़ते थे या उनके लिए वो प्रोहिबिटेड था। तो ये भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद एक अलग रचना शुरू हुई, चरित्र राइटिंग। हालांकि सबसे पहला चरित्र तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा था, लेकिन जो पॉलिटिकल चरित्र राइटिंग है वो हर्ष चरित्र से शुरुआत होती है, जिसके रचनाकार वान भट्ट है। हालांकि इस पर कुछ लोगों का आरोप है कि ये एक थोड़ा बायस है और ज़्यादा तारीफ की जाती है हर्षवर्धन की, क्योंकि हर्षवर्धन के वो दरबारी हुआ करते थे। लेकिन जब वो वान भट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की, उस समय वो दरबारी कवि नहीं थे, बल्कि कहीं सुदूर बैठकर वो रचना कर रहे थे। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो किसी दबाव में या किसी राजा को खुश करने के लिए ऐसा कुछ लिख रहे थे। लेकिन इससे हमको हर्षवर्धन के पीरियड में बहुत सारी जानकारी मिलती है। फिर वाकपति की रचना है गौड़ वहो। ये गौड़ वहो जो है वो कन्नौज के राजा थे यशोवर्मन। तो यशोवर्मन के बारे में हमको इस चरित्र रचना से जानकारी मिलती है। फिर विल्हन की एक रचना है विक्रमांक देव। विक्रमांक देव में वो कल्याणी का जो चालुक्य राजा था विक्रमादित्य, उसके बारे में हमको इससे बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। फिर संध्याकर नंदी की एक रचना है रामचरित्र। इस रामचरित्र में बंगाल का जो राजा था रामपाल, उस रामपाल की चर्चा रामचरित्र में की गई है। ठीक उसी प्रकार से कुमारपाल चरित्र जो है वो जय सिंह के द्वारा लिखी गई, जिसमें कुमारपाल जो गुजरात का राजा था उसकी चर्चा की गई है। जयानक ने पृथ्वीराज विजय रचना की। उसी तरह से बाद में हम पृथ्वीराज राशो जो है चंद्रवरदाई का, उसको भी देखते हैं, जिसमें जो आहट भाषा में लिखी गई है, उसमें भी हमको पृथ्वीराज राशो के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक इसी तरह से कलिंग तुप पर्णी एक रचना है जो दक्षिण भारत में राजा कुलोतुंग था,
चोल वंश का, उसके बारे में इसमें हमको जानकारी प्राप्त होती है। जब वो कलिंग विजय करता है और किस तरह से कलिंग विजय करता है, इसकी जानकारी हमको इस रचना से प्राप्त होती है। फिर जो दक्षिण भारत के संगम साहित्य हैं, संगम साहित्य से हमको चोल, चेर और पांड्य राजाओं के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ है राजतरंगिणी, जिसको कल्हण ने लिखा है और जिसको फर्स्ट हिस्टोरिकल टेक्स्ट बुक इतिहासकारों के द्वारा माना जाता है, क्योंकि एक क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में लिखा गया है और ये कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखता है। राजतरंगिणी की रचना करने के पहले कश्मीर के बारे में जितनी भी चीज़ें लिखी गई थी, पहले उसका कल्हण अध्ययन करता है और फिर और जो वो खुद देखता है या और भी जितने ग्रंथ हैं उनकी तहकीकात करता है और इसी के आधार पर वो कल्हण जो है राजतरंगिणी की रचना करता है। ऐसा माना जाता है कि 7वीं शताब्दी से पहले तक की जो रचना है वो बहुत विश्वसनीय नहीं लगती है, लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद की जो रचना या जो चीज़ें वो लिखा है कल्हण, वो बहुत हिस्टोरिकल और बहुत ही विश्वसनीय लगती है। और ये ग्रंथ हमारे भारतीय इतिहास के ग्रंथों के श्रेणी में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में माना जाता है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है चचनामा। ये पहले अरबी में लिखी गई, बाद में फारसी में इसको लिखा गया। ये सिंध पर जो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था, तो वो सिंध आक्रमण की जो चर्चा है या उस समय की जो परिस्थितियां थी, जो उस समय का जो सिचुएशन था, उसकी चर्चा चचनामा में की गई है और हम सिंध का इतिहास इससे जान सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनकी मैं फिर गाहे बगाहे कभी न कभी चर्चा करूंगा दूसरे वीडियोज में। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हमको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लिटरेरी सोर्सेस हैं, जब हम उनकी तहकीकात करते हैं तो हमको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो एक काल में नहीं लिखे गए हैं, डिफरेंट पीरियड में डिफरेंट राइटर्स के द्वारा लिखे गए हैं। तो हर राइटर के अपने मत हैं, अपने मंतव्य हैं, अपने विचार हैं, जिसको इसमें डाला गया है। नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जिनको बाद में कॉपी की गई है या उसका अनुवाद किया गया है। तो जो भी कॉपी करने वाले थे या अनुवाद करने वाले थे, वो अपने विचारों के हिसाब से उसमें भी कुछ फेरबदल करते हैं। कई घटनाओं को वो का जो क्रोनोलॉजी है या जो पहले की घटना है उसको बाद में या बाद की घटना को पहले लिख देते हैं। तो इन सब चीज़ों के प्रति हमको सतर्क रहना पड़ेगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है और जो लिटरेरी सोर्सेस है, अगर हम उसका मिलान करके देखें और एक तरह की बातें हम पाते हैं तो वो ज़्यादा ही ऑथेंटिक हो जाता है। तो जब भी हम लिटरेरी सोर्सेस इसे इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमके लेखक के विचार के कब उसकी कॉपी की गई, उस समय की परिस्थितियां क्या थी, उन परिस्थितियों के संदर्भ में वो लिखा गया है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम इतिहास को अगर रिकंस्ट्रक्ट करें तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम निश्चित रूप से जब भी लिटरेरी सोर्सेज का अध्ययन करेंगे तो ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा ये भी रखेंगे, जैसे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो ग्रंथ हैं, निश्चित है कि वो बौद्ध धर्म के पहलू से देखेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में वो ज़्यादा लिखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम मद्देनजर रखते हुए अगर हम इसका अध्ययन करें तो ये हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आज के इस लिटरेरी सोर्सेस में इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना, आपका मेरे चैनल को देखना मेरे उत्साह को बढ़ाता है और मैं अच्छे अच्छे वीडियोज आपके सामने लाऊंगा। ये जो मेरा चैनल जो नया सीरीज में शुरू किया हूँ, ये इतिहास प्रतिष्ठा के हिस्ट्री ऑनर्स के जो छात्र हैं या जो हिस्ट्री से सरोकार रखते हैं या जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं हिस्ट्री को रख के, उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू अगेन।